नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन। शुरुआत हेडलाइन से। नागालैंड में सुरक्षा बलों पर हमला, शांति में बाधा, केंद्र सरकार की चेतावनी, उग्रवादी गुटों को भुगतना होगा अंजाम। फेसबुक ने लॉन्च की internet.org, मुफ्त में मिलेंगी 33 वेबसाइट्स, नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ जाने का आरोप। कुमार विश्वास को दिल्ली महिला आयोग का नोटिस, आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने की शिकायत, विपक्ष ने की जांच की मांग। नेपाल में तत्काल राहत का काम पूरा, विदेशी बचाव टीमों को वापस जाने के निर्देश, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नेपाल के आंसू पोंछने की जरूरत। मध्य प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसे में 35 यात्रियों की मौत, पन्ना में पुलिया से गिरने के बाद बस में लगी आग, 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने नागालैंड में सुरक्षा बलों पर उग्रवादी हमले को शांति प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश बताया है। रविवार को नागालैंड के मूल जिले में उग्रवादियों के हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और ऐसी घटनाओं से सख्ती से निपटने की बात भी कही। उधर असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने भी उग्रवादी गुटों के संगठित होने पर चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार ने नागालैंड में उग्रवादी संगठनों के संघर्ष विराम तोड़ने की घटना को बेहद गंभीरता से लिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि सुरक्षा बलों पर हमले से प्रदेश में चल रही शांति प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल इसका माकूल जवाब देंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि वहाँ पे शांति का जो प्रक्रिया है, बातचीत जो चल रहा है, सब मिला करके अच्छा नतीजा निकले और शांति कायम हो। लेकिन इस तरह का जो घटना हुआ है, इसको तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग गंभीरता लेते हैं और उसका जिस तरह से प्रतिक्रिया होगा वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन मैं इसका खंडन करता हूं और इस तरह का घटना से जो शांति प्रक्रिया जो हम लोग चाहते हैं उसमें बाधा आता है। रविवार को मोन जिले के चांगलांगसू इलाके में असम राइफल्स के जवान टैंकर में पानी लाने गए थे। अत्याधुनिक हथियारों से लैस उग्रवादियों ने घात लगाकर हमला किया। फायरिंग में असम राइफल्स के 7 और प्रादेशिक सेना का 1 जवान शहीद हो गया। हमले में 4 जवान घायल भी हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद पुरानी समस्या है, लेकिन अब चिंता की बड़ी वजह उग्रवादी गुटों की एकजुटता है। All the insurgents groups are today united. That is also I am worried. The government of India must take note of it seriously. We are also taking it. I want the government of India to take not only the security, other development project also. Unless they go in a big way for removing unemployment problem. जवानों पर हमले के बाद सेना और असम राइफल्स ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रखा है। हमले के पीछे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट का हाथ होने का संदेह है। नागालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन NSCN 1988 में 2 धड़ों में बंट गया था। दोनों गुट NSCN-K और NSCN-IM सरकार के साथ संघर्ष विराम पर सहमत हुए थे। NSCN-IM के साथ सरकार की वार्ता भी चल रही है। दोनों गुटों में वर्चस्व की लड़ाई में 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से घटना ये हो रही है और कहा जाए कि एक तरीके से शांति बहाली की ओर कदम बढ़ रहे थे, जो धीरे धीरे मैं कहूँ कि रुख दिख रहा था, लेकिन इस घटना के अचानक इस तरीके सामने आने की बात क्या लगता है? नहीं, अचानक की तो इसमें बात नहीं है। मार्च 27 को जब वो सीज फायर मॉनिटरिंग सेल वालों की मीटिंग थी दीमापुर में, खपलांग गुट जिसकी बात कर रहे हैं, जिसपे संदेह है कि उनके लोगों ने ये किया है, उन्होंने जो लोग वहां वार्ता में गए थे, मिस्टर वांगटिंग एंड मिस्टर क्योटो, उन दोनों को अपने गुट से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। और उसके नेक्स्ट डे जो कि 28 तारीख को जो सीज फायर हर साल रिन्यू होता था, उस पर उन्होंने बोल दिया कि हम सीज फायर रिन्यू नहीं करेंगे, हम सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। देखिए उसमें यह है कि खपलांग जो हैं, चेयरमैन जो खपलांग ग्रुप के हैं, वो खुद ही हेमी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, जो कि भारत में नहीं म्यांमार में रहती है।
और एक चीज आपको बताएं, जब से म्यांमार के मिलिट्री जंटा ने सब छोटे मोटे गुटों में शांति लाने की कोशिश करी है म्यांमार में, उन्होंने नागाज के साथ भी समझौता किया है वहां, और 2 नागाज को एमपी की पोस्ट भी दी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि जो वार्तालाप की बात हम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें खपलांग का कोई रुचि रखते हैं इसमें अब, क्योंकि उनका अपना एक एरिया है जहां वो ही इज लिविंग लाइक अ किंग। जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के आउटफिट हैं सब वहीं पे शरण लिए हुए हैं। तो दीपक साहब, ये कहा जाए कि जो एक मैं कहूँ कि सीजफायर की बात कही जा रही थी वो बेमानी है एक तरीके से, न तो उस पर उस ग्रुप का, उस धड़े का कोई समर्थन है, और ना ही उन्होंने कुछ इस पर आगे बढ़ाने की बात कही। देखिए दूसरी बात ये भी देखिए, भारत सरकार भी जानती है अच्छी तरह, हम 2 गुटों की बात कर रहे हैं मेनली, IM और खपलांग। IM के साथ आपकी 70 बारी राउंड की बातचीत हो चुकी है, जबकि पॉलिटिकल लेवल की टॉक तो कभी शुरू हुई नहीं थी खपलांग से। तो मेरे ख्याल से जो हम लोग ने उसको खपलांग को इसलिए इस्तेमाल किया कि उनकी मार्जिनलाइज करने के लिए IM को। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और सरकार ये कह रही है कि सख्ती के साथ वो निपटेगी, इसका जवाब भी दिया जाएगा, किस तरह के ऑप्शंस बचते हैं वहां पर? ऑप्शन तो यही है कि आपको मिलिट्री ऑपरेशन करना है। अगर आपके लोगों को कोई मार रहा है, निहत्थे लोगों को जो पानी भरने जा रहे हैं, निहत्थे इन द सेंस कि उन्होंने भी रिटेलिएट किया जब उनका बचाव में, उसमें शायद 2 लोग मरे भी गए हैं उनके खपलांग गुट के। मगर अब सरकार के पास क्या और ऑप्शन है? सरकार को तो अब इसका जवाब देना ही होगा। और जो सीजफायर की बातें हो रही थी वो क्या माना जाए कि पूरी तरीके से अब खत्म है, उसकी तरफ कहीं कोई दिशा नहीं? देखिए खपलांग चेयरमैन जब खुद कह रहे हैं कि हम सीजफायर में हमारी कोई रुचि नहीं है, हम सीजफायर खत्म हो गया हमारी तरफ से, तो आप क्या वेट करेंगे? कितने और लोगों को मारने की वेट करेंगे आप? तो ऐसे में, क्योंकि आपने खुद कहा कि म्यांमार में जाकर जो पूरा उनका बेस है और एक तरीके से वो अपने कई दलों के साथ वहां पर उनका एक तरीके का साम्राज्य चल रहा है, ऐसे में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए कितनी मुश्किल का दौर होगा वहां पर उनको कंट्रोल करना, फिर उन पर नकेल लगाना? कम से कम अपने भारत के हिस्से में जो नागालैंड है उसमें तो कंट्रोल कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी देखिए, ये पहला इंसिडेंट नहीं है, इससे पहले उन्होंने अरुणाचल में ऐसा ही किया था। और जब उन्होंने उल्लंघन किया सीज फायर का अनाउंस करके बकायदा, तब तमिलनाडु में भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मणिपुर में। और क्या लोग कुछ लोकल सपोर्ट वहां पर है जिसके चलते वहां पर पैर जमे हुए हैं, या फिर कुछ दूसरे फैक्टर? देखिए ऐसा है, जो नागालैंड से हैं, जो भारतीय साइड से हैं, अब एरिया इतना रिमोट है, नेचुरली उनके लिए इट्स लाइक अ जॉब, तो नेचुरली सपोर्ट तो अपने आप ही हो जाती है। अगर आप वहाँ डेवलपमेंट नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे रिमोट एरियाज में, लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। खपलांग ग्रुप में तो इवन बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या ये दोनों गुट, अब ये कहा जाए कि एक तरीके से भारतीय सरकार और प्रशासन की रीच से बाहर हो चुके हैं? दोनों गुट मतलब खपलांग को खासतौर पर मैं कहूँ कि खपलांग तो आउट आप हो ही गया, वो खुद ही बोल रहे हैं जब हम सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम लोग किसकी वेट कर रहे हैं? IM से बात चल रही है आपकी, लेकिन IM के साथ बातचीत के बाद क्या खपलांग ग्रुप पर दबाव बनेगा या फिर वो रिटेलिएट ज्यादा कर सकते हैं? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अगर IM से अगर हम जल्दी से जल्दी समझौता करके अनाउंस करते हैं तो इससे पब्लिक प्रेशर, जिसको लोगों को, इन लोगों को अंडरग्राउंड को मानना पड़ेगा। देखिए ये अंडरग्राउंड जो है, ये जो जितने भी वहां पे काम कर रहे हैं और ये सब गतिविधियां कर रहे हैं, ये लोग कश्मीर की तरह पाकिस्तान या सरहद पार से नहीं आए हैं, ये सब लोकल लोग हैं वहां के। अब नागा इंसर्जेंसी जो है वो, इसको ये भी कहते हैं कि सब इंसर्जेंसी की मां है नॉर्थ ईस्ट में, और इंडिपेंडेंस से पहले चल रही है इंसर्जेंसी। और आज की डेट में अगर आप नागा परिवार कोई भी देखें, नागालैंड में या मणिपुर में, कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कभी किसी समय अंडरग्राउंड मूवमेंट में साथ ना लिया हो इन टर्म्स ऑफ मैन पावर या पैसा। तो दीपक साहब, क्या मैं ये कहूं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो वहां पर तरीका था, जिस तरीके से कंट्रोल हो रही थी, हिंसा को रोकने की कोशिश हुई थी, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि खुद को बैकफुट पर बैकड्रॉप कर लेना, कि उस पूरे की वार्ता से बाहर रख लेना, क्या अब ये कहा जाए कि हिंसा का दौर बढ़ सकता है? इस तरह की आशंका आपको लगती है उस पूरे इलाके में? बढ़ रहा है। अब ये मेरे ख्याल से तीसरा मेजर इंसिडेंट है खपलांग ग्रुप की तरफ से, तो सरकार को इनको टैकल करना पड़ेगा। या तो आप देखिए IM ग्रुप के साथ आप समझौता करें,
ताकि पब्लिक प्रेशर बढ़े इन लोगों के ऊपर। और एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से वहां की बनावट और जो मैं कहूं कि भौगोलिक स्थिति के बाद तमाम जो राज्य हैं, क्या और कदमों की जरूरत आप देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद? जी, जैसे अभी असम चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई बोल रहे थे कि वहाँ के जितने भी अंडरग्राउंड ग्रुप हैं वो एक साथ हो रहे हैं। खपलांग ने तो अनाउंस किया था कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा हूँ जिसमें सब लोग आए। खपलांग का क्या इंटरेस्ट है नॉर्थ ईस्ट में? उसका भारतीय पॉलिटिक्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो खुद ही भारतीय नहीं है, वो म्यांमार के रहने वाले हैं। उनका इंटरेस्ट यही है कि उनके पास जो टेरिटरी है, जो वो रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, वहां पे हिंदुस्तानी उग्रवादी जाए वहां उधर शरण लें, उनको पैसा दें, उनको आर्म्स के पैसे दें। चलिए दीपक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। इंटरनेट की आजादी को लेकर फिर उठे सवाल। फेसबुक का internet.org से करार बना विवाद का मुद्दा। देखिए पहली खबर, इंटरनेट की आजादी, आज रात 8 बजे। मीडिया की भूमिका पर उठते सवाल। केजरीवाल ने मीडिया पर साधा निशाना। नेपाल में भी भारतीय मीडिया की आलोचना। देखिए देश देशांतर, निशाने पर मीडिया, आज रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि दुनिया में बढ़ रहे टकराव को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने अब उम्मीद भी जताई कि नेपाल जल्द ही भूकंप की तबाही से उबर सकेगा। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध पूर्णिमा दिवस के कार्यक्रम में नेपाल में भूकंप में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये वक्त भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के आंसू पोंछने का है। बोझिल सा इसलिए महसूस कर रहे हैं कि जिस धरती पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ वो हमारा सबका प्यारा नेपाल एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। ये यात्रा कितनी भयंकर होगी उसकी कल्पना करना भी कठिन है और उन्हें भी एक नई शक्ति प्राप्त हो, इसके लिए आज हम भगवान बुद्ध के चरणों में प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बढ़ रहे टकराव को बुद्ध की शिक्षाओं से ही खत्म किया जा सकता है। हम देखें तो जीवन का कोई भी विषय ऐसा नहीं जिसमें आज भी बुद्ध प्रस्तुत न हो। अगर युद्ध से मुक्ति पानी है तो बुद्ध के मार्ग से ही मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए भगवान बुद्ध के दर्शन को आगे बढ़ाना होगा। इस मौके पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर काम करने वाले 4 विद्वानों को सम्मानित भी किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। अगले सप्ताह चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन सोशल नेटवर्किंग साइट weibo से जुड़े और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी पहली पोस्ट में लिखा, नमस्ते चीन। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वो weibo के जरिए चीनी दोस्तों से बात करने के इच्छुक हैं। पहले ही घंटे में उनके पोस्ट को करीब 7,000 हिट्स मिले। कई यूजर ने प्रधानमंत्री का इस साइट पर स्वागत किया। चीन में इस साइट के करीब 50 करोड़ यूजर हैं। फ्रांस से सीधे 36 राफेल युद्धक विमान खरीदने पर बातचीत इसी महीने शुरू होगी। फ्रांस के रक्षा मंत्री की कल से हो रही भारत यात्रा के दौरान बातचीत के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज कहा कि दोनों देश इसके लिए समिति का गठन करेंगे और तय समय में बातचीत भी पूरी हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल विमान खरीदने पर सहमति बनी थी। ये सौदा करीब $6 अरब का है। Most of the procurement we do now, even if they have to be global, we have a very small global component
and majority of the component to be made in India. कांग्रेस भूमि अधिग्रहण बिल पर अपना विरोध और तेज करेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि ये बिल किसान विरोधी है और 2013 में लाए गए बिल से किसान समर्थक कई प्रावधान हटा दिए गए हैं। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के इस बयान की भी निंदा की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपीए द्वारा लाए गए बिल में अस्पतालों, स्कूलों और सड़कों के लिए जमीन लेना मुमकिन नहीं था। उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस 2013 के बिल में किसी भी बदलाव के लिए सहमत नहीं है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल के खिलाफ आज दिल्ली में फ्लैट खरीदारों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने खरीदारों का समर्थन करते हुए यूपीए सरकार के पुराने विधेयक के प्रावधानों को लागू करने की मांग की। विधेयक मंगलवार को राज्यसभा में चर्चा और पारित करने के लिए लाया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को एनसीआर फ्लैट बायर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को लेकर विरोध जताया। फ्लैट खरीदारों ने संशोधित विधेयक को खरीदारों के हक के खिलाफ बताया है और बिल में किए गए संशोधनों को हटाने की मांग की है। इसमें तो ऐसी अमेंडमेंट डाल दी गई है जो पतली गली से सारा को, जो मान लीजिए आपको आपने हमें 2 हाथों से दिया, वो ऐसे छेद करके दिया थैले में कि हमारे पास जब तक थैला आएगा उसमें तो खाली होगा, रेत तो सारी निकल जाएगी। बिल को इसी सेशन में इसी में पास कर दिया जाए राज्यसभा के, ना कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजे। कांग्रेस ने फ्लैट खरीदारों की मांगों का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि नए संशोधित विधेयक में बिल्डर को परियोजना के निर्माण की तय समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने की रियायत दी गई है। कांग्रेस ने मांग की है कि ऐसे में यूपीए सरकार की ओर से लाए गए पुराने विधेयक के प्रावधान मंजूर होने चाहिए। हमारा ये मानना है कि सारे संशोधन जो कि फायदा पहुंचाते हैं, बायर्स को ध्यान में रखते हैं, वो सारे चेंज होने चाहिए और 2013 के स्वरूप में लेकर के आया जाना चाहिए। जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको ऊपर लागू होना चाहिए। अगस्त 2013 में यूपीए सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। स्टैंडिंग कमेटी ने फरवरी 2014 में अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट पेश की। मंगलवार को नए संशोधनों के साथ राज्यसभा में यह विधेयक विचार और पारित करने के लिए लाया जाएगा। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। सोशल नेटवर्किंग से जुड़ी कंपनी फेसबुक ने आज भारत समेत दुनिया के 9 देशों में internet.org के जरिए अपनी सेवाओं की शुरुआत की। देश में रिलायंस के साथ साझेदारी में शुरू हुई इस योजना के तहत उपभोक्ता एप्लीकेशन के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों से फ्री इंटरनेट के जरिए जुड़ सकते हैं, जबकि बाकी के लिए पैसे अदा करने होंगे। लेकिन आलोचकों ने इसे नेट न्यूट्रलिटी और इंटरनेट की आजादी के खिलाफ बताया है। नेट न्यूट्रलिटी यानी इंटरनेट की आजादी को लेकर देश में बहस सड़क से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने सोमवार को रिलायंस के साथ साझेदारी में internet.org सेवाओं की शुरुआत कर दी। internet.org के उपाध्यक्ष क्रिस डेनियल के मुताबिक भारत सहित अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कुल 9 देशों में ये सेवाएं शुरू हुई हैं, जिससे इंटरनेट से वंचित रहे करीब 80 लाख लोग बेसिक इंटरनेट से जुड़ सकेंगे। इसके तहत रिलायंस मोबाइल सेवा का उपयोग करने वाले उपभोक्ता ऐप के जरिए फेसबुक सहित 33 वेबसाइटों को मुफ्त में सर्व कर सकेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन शर्तों के साथ होगा। जैसा कि कुछ सर्च करने के लिए गूगल की बजाय माइक्रोसॉफ्ट के बिंग का इस्तेमाल करना होगा। गूगल के इस्तेमाल पर अलग से फीस चुकानी होगी। जॉब सर्च के लिए प्लेटफॉर्म पर मौजूद baba.jobs वेबसाइट मुफ्त होगी, लेकिन अगर naukri.com या कोई और साइट सर्च करनी है तो अलग से पैसे देने होंगे। इसी को नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ माना जा रहा है। हालांकि फेसबुक ने इसका बचाव किया है। Internet.org is non-exclusive and it is free. It is free to users, it's free to content providers, and Facebook is not paying money to operators. It's open to all. The essential principles of net neutrality, as we understand it, is that it should prevent discrimination, but at the same time, we also believe universal connectivity is promoting access, and we think Internet.org is consistent with both these principles. हालांकि Internet.org पर नेट न्यूट्रलिटी और फ्री इंटरनेट के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगने के बाद कई ई कॉमर्स कंपनी और कंटेंट डेवलपर्स फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म से हटने का ऐलान कर चुके हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ट्राई को भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर करीब 10 लाख ईमेल मिले हैं। संचार मंत्रालय ने भी नेट न्यूट्रलिटी के मुद्दे पर एक समिति का गठन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब सरकार ने महिला मुसाफिरों की सुरक्षा को लेकर एक 5 सदस्यीय पैनल बनाया है, जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा।
मोगा कांड के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने आज बंद रखा। प्रदर्शनकारी ऑर्बिट बस कंपनी के मालिकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान भी लिया है। चलती बस में मां और बेटी को फेंकने की घटना के खिलाफ विपक्ष के मोगा बंद का मिला जुला असर रहा। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और पंजाब पीपुल्स पार्टी ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ऑर्बिट बस कंपनी के मालिकों के खिलाफ केस दर्ज करने और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ में ਹੁਣ टाइम आ गया फॉर गवर्नर्स रूल इन पंजाब। अगर इस एडे ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਲकुल चली गई एंड आई थिंक ਹੁਣ गवर्नर्स रूल ਦਾ टाइम है। इससे पहले 4 दिन के विरोध प्रदर्शन के बीच रविवार को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के राज्य सरकार की ओर से मुआवजे और नौकरी की पेशकश मंजूर करने के बाद लड़की के शव का रविवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया था। गुरुवार को मोगा में चलती बस में मां बेटी के साथ छेड़खानी और बस से फेंकने की घटना हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अधिकार क्षेत्र को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। संविधान विशेषज्ञों का भी मानना है कि उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली सरकार की सभी फाइलें देख सकते हैं। नियमों के मुताबिक दिल्ली सरकार उपराज्यपाल को इससे रोक नहीं सकती। उपराज्यपाल नजीब जंग के इस बयान के बाद दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। संविधान विशेषज्ञ भी मानते हैं कि दिल्ली विधानसभा की ओर से बनाए गए सभी कानूनों को स्वीकृति देने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। यही नहीं, दिल्ली सरकार के गठन के लिए बनाए गए कानून और नियमों के तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की भूमिका उपराज्यपाल को सरकार चलाने में सलाह देने तक है। यहाँ तक कि उपराज्यपाल बगैर सलाह के अपने विवेक से फैसले भी ले सकते हैं। अगर टकराव और बढ़ता है तो राष्ट्रपति उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे। जिस मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई अधिकार नहीं है, उसके बारे में वो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता। दूसरी बात यह है कि जो लॉ पास होता है असेंबली में, वो लॉ लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाता ही है। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर के लिए ये कहना कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास काफ़ी काम है इसलिए फाइल मत भेजना, ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है। दरअसल ये पूरा विवाद दिल्ली सरकार के उस आदेश से हुआ है जिसमें सभी फाइलें उपराज्यपाल को नहीं भेजने को कहा गया है। इसके बाद उपराज्यपाल कार्यालय ने बयान जारी कर यह आदेश वापस लेने को कहा है। दिल्ली का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसका एक अपना महत्व है और मुख्यमंत्री का भी अपना एक महत्व है। ये पूर्ण राज्य नहीं है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। इस चीज को समझना चाहिए। हम लोग तो सब जो संवैधानिक दायरे का अंदर में रह करके ही बात करना चाहिए और काम भी उसी दायरे में ही करना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको इस तरह संविधान से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और सिस्टम से भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि भूमि, कानून व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सारे अधिकार उसके पास हैं और केंद्र सरकार के आदेशों से भी ये साफ है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो अपने अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। रविंद्र सिंह श्योराण के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। नेपाल में तत्काल राहत का काम पूरा होने के बाद विदेशी बचाव दलों को वापस जाने का आदेश दिया गया है। नेपाल की केंद्रीय प्राकृतिक आपदा राहत समिति ने आज कहा कि खोज और बचाव का काम अब पूरा हो चुका है। राहत और पुनर्निर्माण के काम पर पूरा जोर होगा। इसके लिए नेपाली सेना काम करेगी। नेपाल ने भारतीय सेना की इंजीनियरिंग टीम की मदद भी मांगी है और इसके लिए एक दल वहां पर जाएगा। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक भीषण बस हादसे में 35 लोग मारे गए हैं और 12 लोग घायल हुए हैं। बस छतरपुर से पन्ना जा रही थी। हादसा NH 75 में पन्ना नेशनल पार्क के पर्यटन स्थल पांडव फाल के पास हुआ। बताया जाता है कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और नीचे गिरते ही उसमें आग लग गई। हादसे में घायल 12 लोगों को गंभीर हालत में पन्ना जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। राज्य सरकार ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।